ठीक है, अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अंकित भैया, फर्स्टली थैंक यू फॉर डूइंग दिस। लाइक हम, मेरे को याद है हम 1.5 ईयर से ये प्लान कर रहे थे, मगर कुछ ना कुछ रीजन से नहीं हो पाया था। तो फाइनली टाइम देने के लिए थैंक यू। और दूसरा चीज ये हाँ। था कि एक साल में बहुत चीजें हुई। लाइक मैं एक नए सिटी में गया, वहां रहा, वहां से फिर अभी बैंगलोर आया, और आप भी कुछ टाइम पहले ही बैंगलोर शिफ्ट हुए, राइट? तो बैंगलोर कैसा रहा आपके लिए अभी तक? पहले तो थैंक यू सुमित। एट लास्ट वी आर डूइंग दिस, हम कर रहे हैं। तो बैंगलोर काफी अच्छा रहा मेरे लिए। अभी तक तो बहुत अच्छा है। मेरे लिए भी नया चेंज है, तो सारा कुछ काफी अच्छा चल रहा है अभी तक। राइट। और स्पेशली आप एक, लाइक हम जमशेदपुर से है, जो कि एक कंपेयर टू बैंगलोर बहुत छोटा सिटी है। चीजें वहाँ पे फिगर आउट करना बहुत इजी है, फाइनेंशियली भी। और जो रोज हम दूसरों से बात करते हैं, चीजों को करने की कोशिश करते हैं, वो सब। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियली क्या इम्पैक्ट रहा आपके? क्योंकि एक नए सिटी में आना, देन फाइनेंशियली उसके लिए प्रिपेयर होना, देन रहने के लिए फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना, वो सब चीजें अभी तक कैसी रही और कैसा इम्पैक्ट रहा फाइनेंस पे आपका? देखो, बहुत सही बात है। जमशेदपुर में फाइनेंस मैनेज करना कंपैरेटिवली टू बैंगलोर बहुत आसान है। राइट। बैंगलोर जैसे एक हेवायर बोलते हैं हम, कि पूरा इंडिया जानता है कि एक वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, काफी कॉस्टलियस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी में आता है। एक्सपेंसिव, हाँ, एक्सपेंसिव सिटी है। तो अभी फिगर आउट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैनेज सबको करना पड़ेगा ऑन टू राइट। एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं। और वो सारा चीजें जा एक्सपेंसिव है तो यहाँ रिवॉर्डिंग भी है कंपेरेटिव टू हमारे जमशेदपुर, पुराने राइट। शहर से। हाँ, पुराने शहर से ये काफी रिवॉर्डिंग भी है, तो वो भी देखना चाहिए। राइट। एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस थोड़े तो आएंगे ही। हाँ, उसी इसीलिए मैं भी अभी शुरू में आया तो बहुत इश्यूज हो रहे थे, क्योंकि किसी को पहले तो जानते नहीं है। लेकिन अभी धीरे धीरे नेटवर्क करना चालू किया है, खास करके क्योंकि मैं डिजाइन बैकग्राउंड से हूँ। तो धीरे धीरे लोगों से मिलना, नेटवर्क करना, ताकि इंडस्ट्री के बारे में नहीं जान नहीं, सकूँ, मैं वो देख सब। रहा हूँ तो तुम काफी अच्छा ग्रो कर रहे हो। हाँ, बेसिकली वहां पे रहने से क्या होता है कि किसी से मिल नहीं पाते, तो अपने को एक्सपोजर नहीं मिलता है। हमको लगता है हम अपना बेस्ट हाँ काम कर रहे हैं, हमसे बेस्ट अभी कोई नहीं। यहाँ के पता चलता है हाँ, हमसे भी बेस्ट कोई कर रहा है। और लोगों से मिलके सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है हमको। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। तो वो है। और फिर अभी मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, राइट? अगर मुझे जहां तक पता है, आपका जो पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड है वो साइंस फील्ड से था, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। राइट। तो वहां से स्टॉक मार्केट में आना कैसे हुआ? तो देखो, पहले तो बात यह है कि स्टॉक मार्केट में आने के लिए तुम्हारा या किसी का भी, हम में से हम्म। किसी का भी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत मैटर नहीं करता। हाँ, वीकेंड से कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है या जो उस तरह के स्टडीज में इन्वॉल्व है, उनके लिए चीजें समझना ज्यादा आसान हो जाती है। आ तो कोई भी सकता है, द मार्केट इज राइट। फॉर ऑल, वो बोलते हैं ना, राइट। ये मार्केट सबका है बॉस। तो वही है। ठीक है। और मेरा जहां तक बात है, तो मेरा अल्टीमेटली तुम देखो कि इस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कोई भी आ रहा है, किसी ना किसी से मोटिवेट होके ही आ रहा है फॉर करेक्ट। अर्निंग। सबको करेक्ट। पैसा कमाना है इस मार्केट से, और करेक्ट। बहुत लोग पैसा कमा भी रहे हैं। तो सबका मोटिवेशन था। तो मेरे एक टीचर हुआ करते थे, हाँ। उनसे काफी मोटिवेट हुआ मैं स्टॉक मार्केट में आने के लिए। ठीक है। तो वो राइट। काफी ट्रेड करा करते थे, और पढ़ाते पढ़ाते हमको बीच बीच में ट्रेड भी बताते रहते थे कि मैंने आज ये खरीदा, देख इतने में बेच दिए, सुबह खरीदा, शाम को बेच। तो वो उस एज पे वो चीज मेरे को बहुत एक्साइटमेंट लगता था, एक्साइटेड लगता था। राइट। तो बस वहां से शुरू किया। तो हम्म। पहले तो कुछ भी नहीं समझ आता था, फिर आस्ते आस्ते टीवी देखना शुरू किया, हाँ। और वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। राइट। और मुझे याद है, मैं उस टाइम शायद अपना 11th या 12th दे रहा था, और उस टाइम मैगी का भी न्यूज आया था कि लोग अपने शेल्फ से मैगी निकाल रहे थे, क्योंकि उसका कुछ निकाल रहा केस हुआ था। था, राइट? लेकिन सब उस टाइम अपने पोर्टफोलियो से भी नेस्ले को निकाल रहे थे, मगर आपने बोला था कि इसको होल्ड करके रखना है, और बाद में वो फिर जंप किया। तो आपका उसके पीछे माइंडसेट क्या था? क्यों आपने उस टाइम बोला था होल्ड करने के लिए, और उसका इम्पैक्ट मेरे को खुद ही देखने को मिला। तो देखो, ऐसा है कि जो बड़े ब्रांड्स है ना, हम्म। जितने भी मल्टीनेशनल्स कंपनी है जो काफी साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब हम नेस्ले की बात करें तो नेस्ले एक जायंट है एफएमसीजी सेक्टर में। करेक्ट। और वो एक या दो कंट्री में बिजनेस नहीं कर रहा है जो कि ऑन सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा।
राइट। इट्स अ वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारे देशों में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स है। इवन कितने लोगों को आज के टाइम पे हम्म। रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में ये पता नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट नेस्ले का प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। हाँ तो राइट। हाँ, बात हम करें अगर मैगी की, तो मैगी एक बहुत बड़ा सक्सेस ब्रांड है नेस्ले का, हाँ और बहुत बड़ा सक्सेस ब्रांड रहा था। इस तरह के डिफॉल्टर्स न्यूज बहुत बार मार्केट में फ्लोट करते हैं, जो हाँ। ड्रास्टिकली अफेक्ट करता है स्टॉक प्राइसेस को और हम्म। कंपनी के इमेज को। बट हमको देखना है, क्या मैगी बहुत बड़ा ब्रांड नेस्ले का, नेस्ले क्या सिर्फ मैगी बनाता है? राइट। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नेस्ले अगर इतना बड़ा ब्रांड है तो वो कहीं ना कहीं रिवाइव कर जाएगा। आज सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए उसके प्राइसेस पे, कंपनी की इमेज पे या कंपनी के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी पूरी खराब है। तो उस राइट। समय मैंने बहुत से लोगों को बताया था। आई थिंक जहां तक मेरे को याद है, द लो हम्म। दैट टाइम नेस्ले मेड, वो 3,000-3,500-2,700 रुपए में मिल रहा था, और आज राइट। आप देख लो। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास अभी नेस्ले मैंने होल्ड करके रखा है बहुत टाइम से, तो अभी मेरे पोर्टफोलियो में है। और कांग्रेचुलेशन। हाँ, तो बेसिकली मेन मेन फैक्टर वहां पे वही था ना कि प्रोडक्ट से ज्यादा कंपनी पे फोकस करने, कंपनी कैसी है, कंपनी का रीच कैसा है। हमेशा राइट। हमेशा कुछ मेजर ब्रांड्स हर कंपनी के पास रहेंगे जो उनको ब्रेड एंड बटर देते हैं उनका, राइट। उनको रिवाइव करने की कोशिश हमेशा करेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स रहते हैं जो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो उतना नून नहीं होता है। कुछ भी हम्म। ब्रांड्स फेमस हो जाते हैं, तो हमको ओवरऑल हमेशा कंपनी का पर्सपेक्टिव देखना है कि बिजनेस कैसी कर रही है कंपनी। राइट। और आपने जब अपना कॉन्वर्सेशन शुरू किया तो उसमें आपने बोला था कि आपको सही मेंटोर्स मिले जो कि एक तरह से आपको पुश उस डायरेक्शन में पुश किया कि इन्वेस्टमेंट से भी, ट्रेडिंग से भी पैसा बना सकते हैं, राइट। लेकिन देखो, इस पे मैं ये है कि मेंटोर्स का तो क्या है कि उस समय तो नहीं मिले थे मुझे। हाँ, मोटिवेशन मिला था। राइट। बाद में आगे चलते चलते सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसके बाद देखते हैं कि कौन हमें सही गाइड कर रहा है। तो हम अपना मेंटर सही चुनेंगे तभी हम सक्सेस भी कर पाएंगे। अगर टीचर कोई कुछ नहीं आता है तो स्टूडेंट को डेफिनेटली कुछ नहीं कुछ नहीं आएगा। आएगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं इंडियन मेंटोर्स की, जैसे कि अगर हम अभी कोई स्टॉक मार्केट की बुक भी उठाने जाए तो हमें बेसिकली फॉरेन राइटर्स मिलते हैं, इंडियन राइटर्स जल्दी मिलते नहीं है, राइट। और हम्म। हमें जितने मिलते हैं फॉरेन रेफरेंसेस मिलते हैं, और फॉरेन स्टॉक और फॉरेन राइटर्स को और उनके करेंसी अलग होती है तो उनको समझना मुश्किल होता है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट में जा रहा है और पहली बार उसको रेफरेंसेस चाहिए, इंडिया के लिए रेफरेंसेस चाहिए, तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि उसको जितने बुक्स मिलते हैं फॉरेन के मिलते हैं, उसमें करेंसी फॉरेन की होती है, स्टॉक्स फॉरेन के होते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में कि उसको इंडियन मार्केट से कैसे रिलेट करें। बहुत सही टॉपिक सुमित आपने पूछा। पहली तो ये बात की जितने भी बुक्स हैं जो स्टॉक हम्म। मार्केट के लिए बने हैं या लोग पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ना तो चाहिए हाँ। डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत अच्छे बुक्स है, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, और राइट। इसीलिए वो मोर देन डिकेड से मार्केट में है और लोग आज भी पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली एग्जैक्टली। 1990 में मार्केट वैसा नहीं था जो 2022 पे है, मगर आज भी हम्म। वो चीजें फॉलो होती है क्योंकि कुछ बेसिक्स फंडामेंटल मार्केट में हमेशा चलता आया है, वो हमेशा चलता रहेगा। चीजें राइट। बदलती रहेगी, मार्केट डायनेमिक चीजें वो चेंज होता रहेगा। आपको अपना परसेप्शन और अपना start बदलते रहेगा। अब बात आपने कही कि हम अगर आ जाए कि इंडियन इन्वेस्टर्स में हम किसको देखें या क्या बुक्स पढ़े, राइट? राइट। तो एक बुक जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, अगर आप इंडियन इन्वेस्टर्स ही खोज रहे हैं और इंडियन वे ऑफ थिंकिंग और इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, तो वो है द धांडो इन्वेस्टर ओके। बाय मोहनीश पबराई। तो वो काफी अच्छा बुक है। और हम्म। मोहनीश भाई भले रहते आज यूएसए में, मगर उनका पूरा इंडिया के उनके करियर भी स्टार्ट यहीं से हुआ था। तो द धांधो इन्वेस्टर जो आप देखेंगे वो काफी अच्छी बुक है हाँ, इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। वो एक आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते पढ़ हैं। सकते हैं जब आपको सही मिले।
और रही बात इन्वेस्टर्स के लिए, तो हाँ डेफिनेटली हमारे पास बहुत से इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पल है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिन्होंने पैसा नहीं बनाया, मैं बोलूंगा वेल्थ बनाया है। बिकॉज राइट। पैसा तो हर ट्रेडर दूसरा बना रहा है मार्केट में, हर ट्रेडर हाँ। दूसरा लूज भी कर रहा है मार्केट में। राइट। बट नाम उसी का है जो वेल्थ क्रिएशन में, और मार्केट वेल्थ क्रिएशन के लिए ही जाना जाता है। तो एग्जैक्टली, बहुत हाँ। सारे इन्वेस्टर, और आप देखो देखो कितने भी, जितने भी बड़े नाम आप चाहे जानो, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, श्री लेट हो गया वो, हम्म। तो वो हो, या आप डीमार्ट के ओनर को देख सकते हैं, राधा हाँ। कृष्णा दमानी साहब को। हाँ। हाँ। ठीक है, उसके अलावा विजय केडिया है, जो भी है, तो इनका इनका बेसिक वही है कि मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म। आप राइट। पैसा लगाओ, सही चीजों में पैसा लगाओ, सही कंपनी में पैसा लगाओ। अब इन लोग हम्म। क्या है कि आज देखते हैं, परसों नहीं खरीदते हैं। ये दो राइट। तीन साल तक एक एक कंपनी को पढ़ते हैं, और उसके बाद उसमें अपना ढेर सारा पैसा डालकर बैठते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तब वो उस तरह का रिटर्न आता है। तो बहुत से हैं, हम फॉलो कर सकते हैं। हाँ, फॉलो नहीं करना है उनके बाइंग और इनका, वो मैं किसी और को भी और यहाँ भी आपके माध्यम से भी बोलना चाहूंगा कि उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करिए। तरीका उनका सीखना है कि वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं। राइट। और मेरे को याद है 2013 में आपने और पंकज ने मुझे वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रिकमेंड किया था, और पंकज ने मुझे ला के दिया था। एंड उसके बाद मेरा फाइनेंस की तरफ स्पेशली अप्रोच चेंज हो गया। और मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड चाहिए पैसा बनाने के लिए। आपको अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो आप पैसा डेफिनेटली बना सकते हैं, राइट। और दूसरा चीज जिससे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मुझे अभी भी पता है, मुझे आपने एक नदी के पास खड़े थे, और आपने मुझे बोला था रामदेव अग्रवाल को जरूर सुनना है। और मैंने जाकर के उस दिन पूरा रामदेव अग्रवाल का सारे इंटरव्यूज देखे, और उसके बाद उनका एक ब्लूमबर्ग स्क्विंट में एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आया था, 5 एपिसोड्स का, वो सारे देखे। और एंड मुझे लगा कि फाइनली मेरे पास एक इंडियन रेफरेंस पॉइंट है। और आपको थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग दैट माइंडसेट टू मी। लाइक मेरे पास आपका एक्सेस था, तो मुझे पता चल गया कि उतने कम एज में कि कुछ लोग हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं, बड़े बहुत बड़े लोग हैं डेफिनेटली जिनको फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको हाँ वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट दे सके, ताकि जो हाँ। ट्विटर अब पे। जो जिनका जिनका आप इंटरव्यू सुनोगे, और कोई भी पॉडकास्ट या कुछ भी आप सुनोगे उनको जब बोलते हुए, तो वो लोग दिल से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दे आर ऑन टू नॉट समथिंग कि वो प्रमोट कर रहे हैं, या कि वो बेसिक्स बताते हैं आपको, तो वो आपको बहुत फायदा करता है। राइट। तो आप बड़े इन्वेस्टर्स के वीडियोस और हमेशा इंटरव्यू सुन सकते हो, उनका पर्सपेक्टिव डिफाइड ये निकालने की कोशिश करिए, उनका राइट। तरीका निकालने की कोशिश करिए। यही एक चीज है, और क्या। ओके, सो अभी हम आते हैं वापस से। जैसे अभी अभी खास करके अभी के टाइम में बहुत लोगों का कॉलेज खत्म हुआ है, बहुत लोग प्लेस हो रहे हैं, नया सैलरी अकाउंट खुला है सबका। तो पहला तो ट्विटर पे अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, व्हाट शुड आई बाई, सब क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ देते हैं कि व्हाट शुड आई बाई, और वहां पे नीचे नए आईफोन्स, नए कुछ एसेसरीज जो कि आपके सोशल स्टेटस को बढ़ाते हैं, मगर आपके वेल्थ को डेफिनेटली नहीं बढ़ाते। तो वैसे रिकमेंडेशन आते हैं। तो आपके हिसाब से अगर एक कोई 20 ईयर 24 ईयर्स में है और अपना पहला जॉब स्टार्ट कर रहा है, उसको सेविंग कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि सेविंग बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। मेरे पास जब पहला जॉब आया था और मेरे पास पहला क्रेडिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड सबसे इजी है अभी मिलना, उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला था मेरा पैसा कहाँ जा रहा है कुछ महीना तक। मेरे पास सैलरी आता था और वो कोई ना कोई ईएमआई या फिर कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने में निकल जा रहा था, राइट। लेकिन धीरे धीरे यूज करना आया, और अभी क्रेडिट कार्ड का यूसेज मिनिमम टू जीरो हो गया। मतलब बहुत रेयर केसेस में यूज करता हूँ, और यूज भी करता हूँ तो तब करता हूँ एक्सीलेंट। जब मेरे को लगता है कि ये क्रेडिट कार्ड से पे करके उस कैश को मैं यूज कर सकता हूँ अभी कुछ ट्रेड के लिए या फिर किसी चीज के लिए। तो वो मेरे को समझ आ गया, क्योंकि मेरे पास आपका एक्सेस है, मेरे पास लोग हैं समझाने के लिए। लेकिन एक 20-24 ईयर्स ओल्ड नए जिसको जो नया जॉब स्टार्ट कर रहा है, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, सेविंग स्पेशली? देखिए, पहली तो बात ये कि आपके सवाल के दो हिस्से हैं। मैं उसको अलग अलग बताता हूँ। ठीक है। जो हम अपने यंगर वंस को भी सजेस्ट करते हैं, और जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, वही बताने की कोशिश हम करते हैं।
राइट। तो जो बिल्कुल भी नए हैं, जिन्होंने जॉब अभी लिया है, जिनका प्लेसमेंट हुआ है, वो या हुँ, एक दो हुँ। साल अभी जॉब कर चुके हैं और सेट है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो उनके लिए क्या है ना कि मैं अगर कहूँ तो मैं एक चीज जो है वो मानता हूँ कि देखिए एक सेट ऑफ रूल्स है राइट। अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए, फाइनेंस को प्लान करने के लिए। हुँ, ठीक है, हुँ। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अगर जाएंगे तो वो हमेशा क्या है आपको बेनिफिटेड रहेगा। अब क्या है कि आपको डेफिनेटली हर आदमी को पैसा चाहिए। राइट। सबको कुछ खरीदना है, कुछ बनाना है या कुछ भी करना है, सबके अपने अपने वो है, तो सबको पैसा तो चाहिए ही और डेफिनिटली। वेल्थ चाहिए बेसिकली डेफिनेटली। हुँ। तो करना क्या है कि देखिए अब तीन चीज को ध्यान में रखना है, जिसमें चार चीज मैं डिफाइन कर देता हूँ कि हाँ। सबसे पहले जब आपका इनकम स्ट्रीम शुरू हो, आप ठीक ठाक पैसा कमाने लग जाए, आप करियर के लिए सेट है, तो सबसे पहले आप टर्म प्लान खरीदिए। ओके। क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप नहीं तो हुँ। बाकी सब धरा का धरा रह जाएगा। राइट, तो राकेश झुनझुनवाला हेल्थ ने भी सेम लाइन्स पे यही कोट किया बोला था, था। कोट बोला था, आपने सबने सुना होगा, बहुत लोगों हुँ। ने पढ़ा होगा कि अगर उनसे किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा था कि अगर पीछे जा करके आप कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बेस्ट करना चाहेंगे, तो उन्होंने हुँ, यही हुँ। कहा था कि मैं अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा, जो मैंने नहीं कर पाया, जो मैंने पिछले 20-30 साल में नहीं कर पाया। तो राइट। सबसे पहले हम सजेस्ट करते हैं कि आप टर्म प्लान लीजिए, और टर्म प्लान लेने का बेनिफिट ये भी है कि ऑन द स्टार्टिंग ऑफ योर एज, आपके शुरुआत में उसका प्रीमियम्स काफी कम रहता है, आपको काफी अच्छा कवरेज मिल जाएगा बहुत राइट। पहले से, और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हुँ, तो हुँ, गो हुँ। विद अ टर्म प्लान। नॉर्मली ये बोला जाता है, आप पढ़ेंगे या कहीं भी, तो गो विथ 10x ऑफ योर एनुअल इनकम। आई ओके, सजेस्ट गो विथ 12x विथ योर एनुअल इनकम। ओके, ओके। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज इनकम जो भी आप ले ले अभी के टाइम पे, हुँ, हुँ, हुँ। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में लोग के अलग अलग इनकम है, ऑन एन राइट। एवरेज जो आपका एनुअल इनकम है उसका 12x आप टर्म प्लान लीजिए। हुँ, हुँ। सेकेंड थिंग जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे हेल्थ प्लान पे, अपना ओके। हेल्थ इंश्योरेंस पे। क्योंकि हमें क्या चेक करना है ना कि हम लोग कहाँ ड्रॉ डाउन हो जाते हैं। बहुत लोग पहले जमाने से भी पैसा सेविंग करते थे, गुल्लक से हाँ। पैसा सेविंग कर रहे हैं हम। राइट। पैसा तब भी बचता था लोग के पास, घर पे रखते थे, तिजोरियों में रखते थे, पैसा तब भी होता था, लेकिन ड्रॉ हाँ। डाउन कहाँ हो जाता था। वो क्यों नहीं उसको रीप कर पाए, उसको यूज कर पाए, क्योंकि हुँ, उनका हुँ। इस चंद चीजों में, अगर आज के डेट में कोई भी इंसान या फैमिली का कोई मेंबर या कुछ भी किसी को एक हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, तो राइट। मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है हुँ, हुँ, कि वो हुँ। आपके राइट। पूरे आधे जिंदगी के सेविंग्स को चुटकियों में वाइप आउट कर सकते हैं। राइट, इवन तो एक सेकंड थिंग, एक कोट ट्रेंड कर रहा था रिसेंटली कि मिडिल क्लास फैमिली इज वन हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। तो या एक डेफिनेटली एक हॉस्पिटल बिल एक मिडिल क्लास को कहाँ नीचे ढकेल सकता है, 30-40 साल पीछे ढकेल सकता है, उसका कुछ एक, एकदम एस्टिमेट आप नहीं। हो सकता है एकदम जीरो पे भी चला जाए, कभी कभी हो राइट। सकता है बहुत ज्यादा कर्ज में आ जाएं आप। तो हुँ। वो है दूसरा चीज, यही आपको प्लान करना चाहिए कि आप हेल्थ प्लान में इन्वेस्ट करें। ये दोनों चीज आप जब कर लेते हैं तो आपकी 60-70% सिक्योरिटी आपकी हो गई है। हाँ। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है वेल्थ बनाना या पैसा बनाना। हुँ, तो हुँ। फिर आप स्टार्ट करिए। यंगर एज जनरेशन के लिए मेरा सजेशन है कि अपना जो भी आप पैसा डिसाइड कर रहे हैं कि इतना पैसा मैं बचा सकता हूँ, हाँ। तो उस पैसे का पहले आपको 30% हिस्सा, 30 या 40% या 20% भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत यंग है, वो हाँ। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चालू करिए। ओके। व्हाई स्पेसिफिकली ऐसे डेप्थ इंस्ट्रूमेंट? तो देखिए स्पेसिफिकली लोग के अपने अपने चॉइसेस होते हैं। हाँ। ठीक है, सारे चीज है आपको, जिसमें मैं कहता हूँ कि जिसको जिस चीज में कंफर्टेबल लगे वो हाँ। उस चीज में जाए। हम एक ही डेट इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमसली जानते हैं और जिसपे हम सालों और सदियों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, वो एफडी है। राइट। लेकिन एफडी एक तरीका है आज के दौर पे इन्वेस्ट करने का, उसके अलावा और भी बहुत सारे चीजेस हैं। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जा सकते हैं, हाँ। आप बहुत ही सेफ गुड रेटिंग वाले डेट म्यूचुअल फंड्स पे जा सकते हैं। इस तरह डेफिनेटली की हाँ। चीजें में जाने से आपको जो टैक्स स्लैब है वो तो किस पे पड़ेगा, किसी पे नहीं भी पड़ेगा। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगी कि हम उस हुँ, पे पूरा हुँ। डिस्कशन दे।
और डेफिनेटली आपको रिटर्न जो है कंपेरेटिव टू एफडी काफी अच्छा मिलेगा। तो इस राइट। तरह की चीजें पे आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना चीज नहीं एक्सेस कर सकते, इतना चीज नहीं समझ सकते, तो आप हाँ। एफडी के लिए भी जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हम्म। मकसद ये है कि कुछ पैसा बिल्कुल सेफ होना चाहिए, जिसपे राइट। कोई भी वोलेटिलिटी इन्वॉल्व ना हो। तो आप राइट। 20 to 30% पैसा आप वहां डालिए। बाकी के आपके 70% पैसा में से मान के चलिए कि आप 50-40% जो एकदम शुरू कर रहे हैं, हम्म। मार्केट में नए हैं, जिनको आप डिसाइड कर रहे हैं कि वो कैसे जाना चाहते हैं, वो डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहते हैं या बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो वो कंजर्वेटिव फॉर्म में जाना चाहते हैं। तो जो राइट। कंजर्वेटिव फॉर्म में जाना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड्स का रास्ता ले सकते हैं। और हम्म। जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है तो वो दैट शुड दे शुड गो विथ लार्ज कैप। ओके। तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स को उठाना शुरू करे, उनको अच्छे वैल्यूएशन में उठाने की कोशिश करे और उनके साथ हम्म। होल्ड करे, तो वो आपको 1-2 साल में मार्केट का रवैया सिखा देगा। ओके। ओके, अंडरस्टूड। तो ये अभी आपने पहले बात किया टर्म इंश्योरेंस का, राइट? देन दूसरा आपने बात किया लाइफ इंश्योरेंस का, और तीसरा था इन्वेस्टमेंट। तो आप लाइफ हेल्थ नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एंड थर्ड वन वाज द इन्वेस्टमेंट, राइट? हाँ। बहुत लोग इवन मैं भी अर्ली स्टेज में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस तीनों चीजों को इन्वेस्टमेंट ही समझता था। मेरे हिसाब से हम्म। वो मेरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, और मैं उसमें जो भी पैसा लगा रहा हूँ वो बेसिकली मेरा इन्वेस्टमेंट है, राइट? हम्म। तो लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आई कि वो अलग है। तो मेरे को अभी तक लेकिन ये नहीं समझ आया वो अलग क्यों है, वो इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं काउंट हो सकता? देखिए इंश्योरेंस में, देखिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आप जो सुमित इतना अच्छा काम कर रहे हैं एट सच एन यंगर एज, आप लोग को फाइनेंस हम्म। इनलाइटन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जितने लोग भी आपको सुनेंगे या आप उनको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप इंश्योरेंस में जाए ना, हाँ। तो टर्म प्लान के अलावा कुछ भी ना खरीदे। डोंट गो फॉर endowment plans, don't go for money back plans, money राइट। returns plans, don't go for in fact guaranteed return plans। ये सब के लिए एक यंगर एज इंडिविजुअल को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दे शुड ओके। ओनली बी फोकस्ड ऑन टर्म प्लान, क्योंकि वो आपका सिक्योरिटी के लिए है कि हम्म। आपके बाद आपके डिपेंडेंट्स, आपके रिलेटिबल्स, आपके जो भी फैमिली रहेंगे उनका बैकअप कैसे होगा, वो आपके लिए नहीं है। टर्म प्लान, राइट। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर योर सेल्फ, वो आपका हम्म। इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके बाद वाले लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो ये राइट। समझना पहले जरूरी है। और उसके अलावा किसी भी इंश्योरेंस इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में मैं बात करूंगा तो उस पे आप ना जाएं, वो बेटर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ रिटर्न्स ना के बराबर है मेरे हिसाब से। राइट। ठीक है। हाँ। राइट। और तो आपका आपने वो अभी जो कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इमरजेंसी फंड, राइट, जिसका जिसको बोलते हैं कि अभी क्योंकि कोविड के बाद वो ज्यादा इंपॉर्टेंस में आ गया, क्योंकि लोगों की जॉब गई। लोग 4-4 6-6 महीने, कुछ लोग अभी भी 1 साल 1.5 साल तक अनएम्प्लॉयड थे, इवन आफ्टर हैविंग एवरी क्वालिफिकेशन, आफ्टर हैविंग एवरी डिग्री, एवरी एक्सपीरियंस, राइट? तो इमरजेंसी फंड क्या एक 20-24 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी जो आगे एक्सेल कर जाते हैं, जिनके ऊपर डिपेंडेंसीज होती है, उनके लिए? देखिए सुमित, अगर एक इंडिविजुअल 21 ईयर्स ऑफ एज में काम कर रहा है, हम सपोज कर लेते हैं ड्यू टू हाँ। सर्टेन रीजन, और वो अपनी फैमिली को देख रहा है, तो उसके लिए भी इमरजेंसी फंड इम्पोर्टेंट है। कोई बंदा हम्म। अगर 28 ईयर्स का है या वो आधे अपने करियर में अपना स्पैन बिता चुका है और ठीक ठाक सेट है, उसके लिए भी इमरजेंसी फंड इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी फंड सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कोविड ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। राइट। राइट। और एग्जैक्टली। ये मुझे लगता है कि मार्केट में मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि इमरजेंसी फंड कितनी रखनी है। हम्म। जो लोग बोलते हैं डेफिनेटली कि जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है उसका 6 मंथ का फंड आपके पास में होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक राइट। है। अब इसको है कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक बहुत इस ऑडियो में ये बता देता हूँ कि बहुत आसान सा तरीका है कि आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में अपना पैसा नहीं जमा करके रखें, आप उस पे भी पैसा कमाने की कोशिश करें। ट्राई टू इन्वेस्ट योर इमरजेंसी फंड इन लिक्विड फंड्स। हाँ। लिक्विड फंड्स में आप पैसा डाल के रख सकते हैं, वो पैसा तुरंत विड्रॉ हो जाता है, उस पे इंटरेस्ट थोड़ा बहुत मिलता है, मगर राइट। डेफिनेटली आपके सेविंग अकाउंट में पड़े रहने से बेटर ही है कि बेटर आप कुछ ऑप्शन ना है। कुछ आपका पैसा, हाँ, क्योंकि उस पे आपको महीने पे या
साल पे रिटर्न नहीं मिलता, उस पे पर डे रिटर्न मिलता है आपको। तो आप जितने दिन राइट। के लिए रखेंगे उतना दिन का उस पे पैसा आता रहेगा। तो हम्म। 6 महीना तो एटलीस्ट लोगों के पास अपने मंथली इनकम का मल्टीप्लाई बाय 6 इमरजेंसी फंड होना चाहिए। राइट। तो ये तो बेसिक एक 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 तरह से ये एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो गया जो कि एक स्टार्टिंग इन्वेस्टर के लिए उसके अकाउंट में, मतलब उसके पोर्टफोलियो में होना चाहिए सारे प्रोडक्ट्स, राइट। लेकिन स्टार्ट आप ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, तो आप स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं ताकि जो गलती मैंने की, मेरे को अभी बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है टर्म इंश्योरेंस पे। जो बहुत बड़ा गलती था, मेरे को अरे लगा कोई कि बात नहीं, आपने आपने तो फिर भी पहले ले लिया, हमने तो आपके बाद लिया था, तो उस पे कोई नहीं है, सब गलतियों से सीखते हैं हम। राइट। तो ठीक है, फिर भी मेरे को, मैंने कंपेयर किया तो मुझे बहुत लोगों से कम पड़ रहा है, तो फिर थोड़ा खुशी हुआ हाँ। मेरे को। तो अभी नेक्स्ट चीज ये है कि वापस से उस पे आते हैं कि ये तो सेविंग वाला पार्ट हो गया, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पैसिव इनकम कितना इंपॉर्टेंट है ताकि आप उससे सेव कर सके। पहला बात तो अगर आपका पहला इनकम ही कम है तो आप उससे कितना बचाएंगे और कितना खाएंगे, राइट। और दूसरा चीज है कि इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे इन्वेस्टमेंट या फिर सेकेंडरी इनकम जो कि आपका पैसिव इनकम है, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। मगर जो प्राइमरी इनकम है आपका, जो कि सैलरी हो गया या फिर आपका जो मेन बिजनेस हो गया, जिससे आपका पहला पैसा आ रहा है, जिससे आप और पैसा बनाने वाले, राइट, उस पे कभी कभी क्या होता है कि लोगों की, क्योंकि वो अर्निंग्स कम होती है, लोग ये करते हैं कि अभी मैं सेव नहीं कर सकता, मे भी कुछ टाइम बाद ये सैलरी बढ़ जाए या फिर ये बिजनेस से पैसा ज्यादा आने लगे, तब जाकर के मैं सेव करूंगा। तो वो माइंडसेट से क्या सही माइंडसेट है, और उससे क्या निकलना जरूरी या गलत है, तो उससे निकलना जरूरी है या? अ, देखिए ये चीज जो है ना वो मैंने खुद भी फील की है। ठीक हम्म। है, क्योंकि मैं भी उसी शहर से आया हूँ जहाँ इनकम काफी कम हुआ करती थी। राइट। ठीक है, तो इस चीज पे मैं ये कहना चाहूंगा टू एनी इंडिविजुअल, स्पेशली टू यंगर सेल्फ, कि अगर आप जो काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं, मैं टर्म प्लान भी लूं, डेफिनेटली अब आदमी कमा ही इतना कम रहा है कि उसमें क्या टर्म प्लान का प्रीमियम भरेगा, क्या हेल्थ इंश्योरेंस का राइट। प्रीमियम भरेगा, क्या इन्वेस्ट करेगा और क्या सेविंग्स में रखेगा अपने। एग्जैक्टली। तो वहां आपके लिए वो चीज जरूरी नहीं है। आपका प्राइम फोकस होना कहाँ चाहिए कि आप पहले अपनी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव इनकम को कैसे ग्रो कर पाए। हम राइट। क्या करते हैं कि कम में ही उसी में रास्ता खोज सकते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है मनी मैनेजमेंट। राइट। डेफिनेटली ये तो है, लेकिन मनी मैनेजमेंट से पहले मनी आने का तरीका भी तो खोजना पड़ेगा ना। अगर एग्जैक्टली। हाँ। मनी नहीं तो आप मैनेज ही क्या करोगे। ठीक एग्जैक्टली। है, तो उनके लिए सबसे पहला है कि आप पहला फोकस, क्योंकि आप यंग है अभी, आपके लिए बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, आप वो देखें कि आप अपना एक्टिव इनकम को कैसे एक स्टैंडर्ड पॉइंट में ले जा सके, कि आप हम्म। वहां पर डिसाइड करें कि नाउ आई हैव टाइम, मेरे पास इतने स्पेयर टाइम बचता है, मेरे पास ये बचता है, और फिर मैं पैसिव इनकम की तरफ जाऊं। और फिर राइट। उसमें से आप डिसाइड करिए कि कितना कम आप खर्चा कर रहे हैं, जो आपकी बेसिक्स रिक्वायरमेंट है आप उसको निकालिए। मैं आज भी हर महीने निकालता हूँ। हाँ। ठीक है, हम्म। मेरे को याद रहता है कि मेरा फिक्स्ड मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। ओके। ठीक है, मैंने उसमें कितना इंक्रीमेंट किया है और कितना डिक्रीज कर रहा हूँ, और अगर हम्म। डिक्रीज का प्लान रखा है तो कब तक उसको डिसॉल्व कर लूंगा, ये मुझे याद रहता है बाय हार्ट। राइट। मैं रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वो हम्म। आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा महीने का खर्चा 20,000 है, जिसमें हाउस रेंट है मेरा, अगर आप ईएमआई ले चुके हैं, यंगस्टर्स को तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता हूँ कि किसी तरह की ईएमआई ट्रैप एम आई में आप होल्ड कर पड़े। रहे हैं, राइट। हाँ, तो उनके पास होगा भी नहीं डेफिनेटली, क्योंकि वो नहीं, लेकिन एट सर्टेन एज के बाद आपके पास आ जाता है, तो वो सारा चीज हाँ। आपको ध्यान में होना चाहिए कि मेरा महीने का इतना इनकम है, अब मेरे पास इतना पैसा बचता है, मैं इन पैसों का क्या करना हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो मेरे को समझना जरूरी है। तो इस पे राइट। क्या है, वॉरेन बफे का एक बहुत फेमस कोट है हाँ। कि इन्वेस्ट बिफोर एक्सपेंसेस, नॉट आफ्टर योर एक्सपेंसेस। राइट। हाँ। आप खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट करिएगा ना, तो वो हर महीना स्टैग्नेंट नहीं रहेगा। आप राइट। पहले इन्वेस्ट कर लीजिए और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको पूरे महीने इन्वेस्ट एक्सपेंस में डालिए या स्पेंड करिए, जिस भी तरह से आप उसको स्पेंड करना चाहते हैं तो वो करिए। राइट। हाँ, ये अप्रोच के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सैलरी आता है तो सबसे पहले मेरा डीमैट अकाउंट क्रेडिट होता है। उसके बाद कहीं पैसा जाता है, तो सबसे पहले मेरा मैक्सिमम पैसा वही जाता है, मैं ट्राई करता हूँ एक्सपेंसेस कम ही रखने का।
एक्सीलेंट। वो एक बहुत बड़ा, मेरे को भी बहुत अच्छा आइडिया लगा था कि सबसे पहले जब सैलरी आ रहा है तो कुछ एक फिक्स्ड हिस्सा मैं अपने डीमैट अकाउंट पर डाल दूं। राइट, क्योंकि ये भी बहुत लोग, बहुत इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाँ उनके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है फिर वो लॉसेस में चले गए कुछ दिन, फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वो राइट, कहीं से पैसा लाते हैं कि चलो यार आज 1-1.5 लाख रुपए वापस से भरते हैं, फिर से चालू करेंगे। फिर से चालू तो करेंगे। इससे अच्छा है जो आपका अप्रोच है वो बहुत बहुत ही तारीफ के काबिल है। हाँ गुड राइट। वन। तो मेरा वही था कि मतलब वही लॉजिक है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप 5 दिन 3 दिन वेट करो, उसके बाद देखो आपको चाहिए या नहीं। तो डीमैट अकाउंट में अगर पैसा चल गया तो निकालना ही मुश्किल होता है। तो क्योंकि वो पैसा 3-4 दिन बाद ही आने वाला है, वो उसी इमीडिएटली मैं मैं विड्रॉ करने पे नहीं मैं आता है। आपको बताता हूँ, चाहिए पे मैं बताता हूँ, मैंने एक लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट किया है कुछ लोगों के साथ, हाँ और ये बहुत सक्सेसफुल है। तो वो मैं, आप ट्राई करो या किसी और को भी आप ट्राई करवाओ, आपको दिखेगा उसका रिजल्ट। आपको कुछ भी जब खरीदना है ना, हम हाँ आज के डेट में ऑनलाइन शॉपिंग मोस्टली करते हैं, राइट। हाँ 90-80% ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। तो आपको जब भी कुछ खरीदने का मन हो, वो आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको मन कर रहा है, क्यूरियोसिटी हो रहा है कि यार ठीक है ये भी खरीद लेते हैं, तो हाँ आप क्या करो, उसको उठा के ना आप ऐड टू कार्ट कर दो, ठीक है। और ऐड टू कार्ट करके छोड़ दो उसको, कि ठीक है अभी तो महंगा मिल रहा है, ऑफर सीजन या सेल में देखेंगे, क्योंकि सेल हाँ हमेशा होता नहीं है। वो तो हाँ या 15 अगस्त में आएगा, या 26 जनवरी में आएगा, या डीपी में आएगा, दिवाली में आएगा, जब भी आएगा। राइट। हाँ तो आप उस टाइम पे नहीं देखोगे, आप कभी और देख रहे हो, उसको ऐड टू कार्ट करके देखो। आप देखो कि जब वो समय आएगा ना, तब तक उसकी इच्छा जा चुकी होगी खरीद। हाँ, ये भी अच्छा मेथड है। अगले बार तो ये ट्राई करना है अब। तो कुछ भी करके एक्सपेंसेस कंट्रोल करने के लिए, हाँ आई थिंक। डेफिनेटली, जो जरूरत नहीं है उसको क्यों खरीदना। एग्जैक्टली हाँ। कॉन्वर्सेशन के हिसाब से जितनी बातें हो सकती थी मैंने कर ली। कुछ क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था, और जिसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैं एक एक करके वो पूछता हूँ पहले। राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन ये था कि व्हाट शुड somebody choose to go for a lump sum or go for a systematic investment plan? सो एसआईपी और लमसम की बात करें तो डेफिनेटली आप दोनों के लिए जा सकते हैं, हाँ। ठीक है। और एसआईपी की बात रही तो जब भी, ये कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, और आप स्टार्ट करेंगे या तब स्टार्ट करेंगे, आपको हम्म, जब कंफर्टेबल हो आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट्स यू शुड होल्ड योर कैश फॉर सम ऑफ द करेक्शंस, कुछ मेजर करेक्शंस जो मार्केट में मिलते हैं उस पे आप लमसम इन्वेस्ट करके रखो, आपको आपका रिटर्न डेफिनेटली जल्दी दिखने को मिलेगा। आप कभी भी करते हो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा ऑन राइट। ऑफ द टाइम। ओके, सो बेसिकली लमसम में टाइमिंग थोड़ा देखना पड़ता है, बट सिप में क्योंकि वो एवरेज आउट हो जाता है तो इसलिए हाँ, सिप में आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई बोल रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी, आप तब भी सिप स्टार्ट करो। 2 साल राइट। बाद, 3 साल बाद मार्केट एक नया हाई पे रहेगा, आपका हाई कहीं लो पड़ा हुआ होगा, तो वो आप कभी हाँ भी राइट, स्टार्ट कर सकते वो तो देख चुका हूँ। हो। लमसम के लिए आप करेक्शंस का वेट कर सकते राइट। और फिर दूसरा सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन ये था कि आपका पोर्टफोलियो, ऑफ कोर्स आप एक कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स बनाते हैं जो कि आप कलेक्ट करते रहते हैं ओवर द मंथ, राइट। लो पे, खास करके जब लोज आते हैं तो आप कैश अगर आपके पास होता है तो आप और ज्यादा यूनिट्स ऐड करते हैं। तो इस पोर्टफोलियो वाले केस में डाइवर्सिफिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है डाइवर्सिफिकेशन, और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। मगर उसके साथ एक और अटैच वर्ड आ गया है अभी के टाइम पे, जो लोग कर बैठ रहे हैं, वो है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ओके। तो डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को, ओवर डाइवर्सिफाई ना करें। रही बात आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की, बात कर रहे हैं ऑन इक्विटी स्टॉक बेसिस और ओवरऑल पर्सपेक्टिव। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव मतलब मेरे पोर्टफोलियो में अलग अलग इंडस्ट्रीज का सही वेटेज हो, इस हिसाब से। तो वो स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन की बात हो गई। इंडस्ट्रीज वेटेज का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम म्यूचुअल फंड कंपनी तो चला नहीं रहे हैं, कोई फंड होल्ड नहीं कर रहे राइट। हैं, हम पर्सनल फाइनेंस होल्ड कर रहे हैं। तो हम्म। इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन आप मत देखिए, आप डाइवर्सिफिकेशन देखिए मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में, कि आप अगर स्टॉक में, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका हम्म। कितना हिस्सा लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना हिस्सा मिड कैप में होना चाहिए, और कितना हिस्सा स्मॉल कैप में होना चाहिए। फॉर ओके। मी आई usually prefer 50% for large cap, 30% for mid cap and 20% for small cap. Even in 20% of small cap को आप 10% of small cap and आज के टाइम पे 10% to the micro cap यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट देन आपकी रिसर्च रिव्यू उतनी, एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए कि आप उस तरह के स्टॉक्स ढूंढ पाए, राइट। ठीक है। तो इस तरह का आपका डाइवर्सिफिकेशन आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए।
ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। और एक दूसरा लास्ट फाइनल क्वेश्चन जो कि बहुत लोगों ने पूछा, वो ये था कि अगर वो ट्रेडिंग में, क्योंकि वो ऑफ कोर्स सिप, अगर उनको इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो वो फिर सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट, म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, मगर अगर उनको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो न्यूबी के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए, इनिशियल स्टेप्स? कोई भी न्यूबी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सजेशन आज के टाइम पे मार्केट पे डू विद अ कैश, डोंट गो फॉर एनी अदर थिंग्स लाइक एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस राइट। में जाने की। जहां लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं क्विक मनी की वजह से, वहां जाने की कोशिश ना करें, आप कैश से शुरू करें और किसी प्रोफेशनल एडवाइस पे शुरू करें। स्लोली स्लोली अपने कैपिटल को इंक्रीज करें, क्योंकि मार्केट एक साइकिल पे घूमता है। तो राइट। आपको वो समझना जरूरी है। आप जब पैसे लगाते हैं तब धड़कनें तेज होती है, बाहर से देखने में सब अच्छा लगता है कि यार इतना में खरीदे होते तो इतना में हाँ, बेच बेच दिए रहे हो होते। जाता है। ठीक है। राइट। लेकिन उस बीच के दौरान को, उस बीच के कैंडल्स को कोई नहीं देखने जाता है, उस बीच के ग्राफ को कोई नहीं देखने जाता है। तो ये जरूरी है कि आप स्लो स्टार्ट करें, विद प्रोफेशनल एडवाइस स्टार्ट करें। आप किसी से राइट। भी ले, जिससे आप फॉलो करते हैं उनसे ले, जिनको आप पसंद करते हैं उनसे ले, या कहीं से भी ले, न्यूज से ना ले। डेफिनेटली न्यूज चैनल्स के एडवाइस पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर दुनिया का 125 करोड़ आदमी आज करोड़पति होता। ठीक है, तो राइट। वो ना करें। हम्म, हाँ। तो वहां से आप शुरू करें, स्लोली स्लोली अपने कैपिटल इंक्रीज करें, स्लोली स्लोली आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो स्लोली स्लोली आप अपना पोर्टफोलियो भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग ओके, वहां से चालू करें और सिर्फ कैश से चालू करें। ठीक है, ठीक है। ओके, सो अभी आपने एक चीज बोला कि सही मेंटोर को खोजना, राइट, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो सही मेंटोर को खोजना। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप की, जो कि जिसमें हम सब अभी, आप बेसिकली टिप्स शेयर करते हैं जिसपे कि लोग अभी बहुत पैसे बना रहे हैं। तो मेन मोटिव क्या था वो व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करने का? मेन मोटिव ग्रुप तो व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करने का था फ्रेंड्स के लिए, ओके। क्योंकि मैं तो काफी टाइम से हूँ मार्केट में। हम्म। तो ठीक ठाक कुछ कुछ कर लेता हूँ। हाँ। और बाकी लोग के लिए भी इन्वेस्टमेंट जानना था। तो जैसे आपने कहा कि लोग पूछते रहते हैं जो मार्केट में है, तो यार किस में पैसा लगाऊं, राइट। क्या खरीदूं, कहाँ हाँ। पैसा इन्वेस्ट करूं। तो ये काफी दिन से चल रहा था और बहुत से मेरे कॉलीग्स, बहुत से मेरे फ्रेंड्स, ये चलता रहता था। तो मैंने एक आइडिया आया मेरे को कि क्यों ना एक काम करते हैं कि एक ग्रुप ही बना लेते हैं सबको लेकर के, जिसमें मेरे कुछ एक्स कलीग्स है, कुछ प्रेजेंट कलीग्स है हाँ। और फ्रेंड्स है। अब और भी बहुत सारे लोग, आप लोग भी सब उस पे जुड़ चुके हैं। तो हाँ। मैंने वो ग्रुप ही क्रिएट कर लिया इसी के लिए कि एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ और वहीं पे लिख दिया करूँगा। जब भी है जो मैं कर रहा हूँ खुद वही बता दिया करूँगा कि अगर मैं राइट। अभी मेरे को ये फंड अच्छा लग रहा है तो वो पोस्ट कर देता हूँ, या अभी जो हम्म। स्टॉक अच्छा लगता है वो पोस्ट कर देता हूँ। तो वही मकसद था कि साथ साथ सब पैसा कमा ले थोड़ा बहुत, और क्या अच्छा, सब पैसा कमाते हैं तो अच्छा ही लगता है। राइट। और अभी तो बहुत लोग हैं ग्रुप पे, सो इसको अभी भी फ्री रखने का क्या क्या मतलब है? अभी फ्री में मिलती है सबको वो स्टॉक एडवाइस। और मेरे को मैं, मतलब मैं इसको वाउच करता हूँ कि अगर 10 कॉल आ रहे हैं उसमें से 9.5 कॉल्स एक्यूरेट होते हैं। 0.5 का ही चांस होता है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस में निकल गए तो आपको लॉस ज्यादा नहीं होगा। तो इतना एक्यूरेसी होने के बाद भी फ्री क्यों है ग्रुप? देखो, इससे बहुत प्रॉब्लम है। अ, पहले पहले तो मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ कि हाँ। देखो आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट तो अलग बात है, ठीक है। तो ट्रेडिंग आप कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो लॉसेस तो जेन्युइन है, वो राइट। होंगे ही। ऐसा कोई है ही नहीं जिनको कभी किसी स्टॉक में लॉस नहीं हुआ। हर किसी ने कहानी पढ़ा होगा वॉरेन बफेट का, ये सॉरी ये झुनझुनवाला साहब का, कि उन्होंने अगर सीएससी खरीद करके या क्रिसिल को रख लिया होता तो आज हाँ। उसकी वैल्यू कुछ और है। तो लॉसेस तो होंगे ही, और वो राइट। जेन्युइन भी है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट ही कमा रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है बॉस मार्केट में। राइट। हाँ। तो ये बात है। और जहां तक कि मोनेटाइजेशन की बात है, तो पर्सपेक्टिव उस ग्रुप का मोनेटाइज करने का था नहीं कभी। चाहता हूँ अभी भी यही पर्सपेक्टिव है, यही थॉट है कि लोग थोड़ा ये समझ जाएं, चीज़ों को समझने लगे कि बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। का अच्छा बात है कि आप जैसे लोग कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से इतना अच्छा इन्फ्लुएंस आप बीच बीच में पोस्ट डालते हो, तो हाँ। लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना और किस तरह से अपना पैसा बचाना है।
और पैसे से पैसा कैसे बनाना है ये सीखना जरूरी है। एग्जैक्टली, हाँ। तो अभी भी थॉट उस ग्रुप का वही है, तो मोनेटाइज करने का कोई फिलहाल तो आइडिया नहीं है। लोग ओके, पैसा कमाएं और सीख जाएं कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, बस यही पर्सपेक्टिव है। तो एफडी से बाहर निकालना है लोगों को। तो अगर अगर कोई ये वीडियो देख करके आपको रीच आउट करना चाहे तो कौन सा प्लेटफॉर्म पे कर सकता है? डेफिनेटली अगर ग्रुप मेंबर है तो मेरे को व्हाट्सएप पे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। हाँ, नॉट ऑन इमीडिएट बेसिस, हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तुरंत, लेकिन हाँ। डेफिनेटली रिप्लाई जरूर करूंगा। बहुत से हम्म, लोग हैं जो पर्सनल मैसेज करते भी है, मैं उनको रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूँ। जब भी हम्म। टाइम मिल पाए तो उनको रिप्लाई करूंगा, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को और बहुत ज़रूरत है तो वो टेक्स्ट करके उस पर रख सकते हैं, डेफिनेटली विल गेट इन टच। ओके, सो आई थिंक आप आपका इंस्टाग्राम भी एक्टिव है, तो वहाँ पे भी लोग रीच आउट कर सकते हैं अगर करना है तो। बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम एक्टिव है, मगर इंस्टाग्राम पे अभी तक मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं छेड़ा हूँ। तो राइट, आप होपफुली पब्लिक प्लेस में अभी तक उतना नहीं गए हो, मगर आपका जो क्लोज कम्युनिटी है जिसमें कि हाँ मैं मेरे दोस्त है, आपके सर्कल के लोग हैं, तो वो लोग हैं, तो हमें अभी आपका एक्सेस है, मगर मे भी बहुत लोगों को आपका एक्सेस चाहिए होगा, तो हम कुछ हाँ प्लान। डेफिनेटली आप कहीं भी सारे जगह से आप मेरे को एक्सेस कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि हिडन हूँ मैं या छुप के बैठा हूँ या मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं रिप्लाई करूँगा जिसको जैसा हेल्प जहाँ तक कर सकता हूँ, डेफिनेटली आई एम अवेलेबल। ओके, सो कृपया थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आई थिंक मेरे पास ये एक्सेस था बहुत टाइम से, मैं आपसे रीच आउट कर सकता था, मगर ये बहुत लोग को हेल्प करने वाला है डेफिनेटली। और जो मेरे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है, दे बेसिकली जब मैंने डाला था ये पोस्ट तो बहुत लोगों ने बार बार पूछ रहे थे कब डालोगे वापस, कब डालोगे वापस, तो मैं बैंगलोर आने का वेट कर रहा था ताकि इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल हो यहाँ पे। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक्स थैंक्स टू यू सुमित, कि आप इस एज में इतना बढ़िया इंस्टाग्राम पेज बना करके लोग को इनलाइटन कर रहे हो, चीजें अच्छी बताने की कोशिश कर रहे हो, और आपके व्यूअरशिप से काफी जो बड़ा है मेरे से, उस व्यूअरशिप से लोगों को मिलने की ना, कोशिश करेंगे। उसके लिए श्योर, उसका उसका श्योरिटी मेरे पास नहीं है। आई थिंक आपका क्लोज कम्युनिटी डेफिनेटली मेरे ओपन कम्युनिटी से बड़ा है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये रीच आउट हो, एंड हम चाहते हैं कि सब आए मार्केट को। सबका है बॉस, तो बढ़ाना है, सबके हाँ, लिए ग्रो करना है, और क्या। एग्जैक्टली। वो कोट मुझे भी बहुत पसंद है कि ये मार्केट में सब पैसा बना सकते हैं, मतलब मार्केट कभी एक एक जन को प्रॉफिट के लिए दूसरा का लॉस होना जरूरी नहीं। नहीं, एट द एंड आप देखो, मैं जाते जाते ये बात बोल के जाता हूँ कि एट द एंड आप देखो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री, डेफिनेटली वी आर डेवलपिंग एट मच पार एंड मच पेस। करेंटली हमारी भी कंट्री अच्छी खासी ग्रो कर रही है, राइट। बट बहुत जो डेवलप्ड कंट्री है आप उसके यूएस देख लो, आप यूके देख लो, या यूरोप मार्केट्स देख लो, तो उनके इन्वेस्टर्स का परसेंटेज निकालो कि वो कितने परसेंट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारे पैसे उनके कहाँ जा रहे हैं। तब वो वहां पर है, तब आज डाउ जोन्स और नैस्डैक को देख करके इंडियन मार्केट फॉलो करने की कोशिश करता है। तो उनके राइट। पैसे कहाँ जा रहे हैं? वी आर स्टिल एट मियरली, आई थिंक लेटेस्ट डेटा सजेस्ट एट 6 or 7% हार्डली, राउंडिंग ऑफ टू, ओके। ऑफ टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, और वो दे आर मोर देन 70% ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो राइट। बहुत बड़ा राइट। गैप है। हाँ, राइट। ठीक है। अभी अभी अगर आप वो वैसे नंबर्स में पुट कर रहे हैं तो डेफिनेटली पता चल रहा है कितना बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप है, तो उसको राइट। ब्रिज कर रहे हैं हम अपने, बोलते हैं आसपास के लोगों से शुरू करते हैं, आस्ते आस्ते कारवां बढ़ जाएगा। ओके, सो क्लोज करने से पहले एक फाइनल स्टेटमेंट। आप अपने टाइम में पीछे जाकर अपने ट्वेंटीज में आपको खुद को कुछ एडवाइस देना होता तो आप क्या देते? फाइनेंशियल एडवाइस एक। देखो मैं तो अगर बोलूँ तो बहुत सारे एडवाइसेस हो जाएंगे। कोई ऐसे एक जो आपको लगता है ये फॉलो करता तो डायरेक्शन सही हो जाता, मतलब डायरेक्शन किसी के लिए भी सही होगा जो ट्वेंटीज में। आई थिंक एक चीज जो मैं मिस करता हूँ डेफिनेटली, जो सेफ भी था और आज बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग साबित हो रहा है, कि हमारे टाइम पे या उस टाइम पे, आज से 10 12 15 साल पहले इतना म्यूचुअल फंड का हाइप नहीं था। तो राइट। बहुत सेफ तरीका पे जो शुरू कर रहे हैं एकदम अर्निंग, अगर वो 1,000 रुपए 500 रुपए से भी अपना एसआईपी उस समय स्टार्ट कर दे, हाँ। ठीक है, तो जब वो 30s के हो, 35 के हो, तब उनको समझ आएगा कि यार गलती से बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट हो गया, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। राइट, ठीक है, राइट, तो हाँ। वो मैं करेक्ट करना चाहूंगा अपने लाइफ में डेफिनेटली। ओके, ठीक है अंकित, थैंक यू फॉर योर टाइम।